नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जान रहे हैं हम लोग टीजीटी के लिए कर रहे हैं, पीजीटी के लिए कर रहे हैं और नेट जेआरएफ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग बीपीएससी और एमपीपीएससी के सभी वर्ग को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा ये 63 सेट है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने 1 to 62 तक के सेट्स कर लिए हैं और ये हमारा आज 63rd नंबर सेट है, 63वां सेट है। अब तक की जो जर्नी रही है हमारी आपकी वो काफ़ी अच्छी रही है। ठीक है, और आगे भी हम पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश आपके करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग साथ अपना बनाए रखिए। और इस सेट में हमने कुल 15 क्वेश्चंस लिए हैं, 15 क्वेश्चंस लिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को। पहला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया? संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया? रूजवेल्ट, नेहरू, चर्चिल, स्टॉलिन। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये जो शब्द है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस, इस यूनाइटेड नेशंस शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया? इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? ठीक है, रूजवेल्ट, नेहरू, चर्चिल, स्टालिन। किसने किया था भाई बताइए? फिलहाल इसका आंसर होगा रूजवेल्ट। क्या होगा? रूजवेल्ट इसका आंसर होगा, यानी आंसर इसका होगा ए। 1 जनवरी 1942, 1 जनवरी ये डेट थी बेटा। 1 जनवरी 1942, 1 जनवरी 1942 को स्थान क्या था? वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन में, इसी वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर की बात हुई थी। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए लगभग 26 देश इकट्ठा हुए थे। और जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर इन 26 देशों के संगठन ने हस्ताक्षर किया तो उसी समय एक इमेजिनरी नेम कह सकते हैं, अभिकल्पित नाम हिंदी में कहेंगे, इमेजिनरी नेम यानी काल्पनिक नाम के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो है रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ नाम का प्रस्ताव रखा या इस नाम को आगे रखा। बाद में अन्य देशों ने क्या किया? इनके नाम के इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ नाम कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1942 को। ठीक है, ये पहली बार अस्तित्व में आया। किसके द्वारा आया? किसके द्वारा आया? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा आया। कहां पर लाया गया? वाशिंगटन में लाया गया। ठीक है, तो जब अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर की बात हुई थी तो उस समय यह नाम प्रस्ताव में सबसे पहले आया था। किसके द्वारा? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं? धाराएं कहिए आप या फिर इसको अनुच्छेद कहिए आप, बात एक ही है। ठीक है, धाराएं कहिए या अनुच्छेद। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं? 111, 119, 121, 123। कितनी धाराएं भाई? 111, 119, 121 या 123? आंसर इसमें भी क्या होगा? ए होगा। कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 111 धाराएं हैं। लेकिन यहां इसके साथ साथ ये भी देख लीजिएगा कि इसमें कुल अध्याय कितने हैं। ठीक है, तो अध्याय कितने हैं और धाराएं कितनी हैं, ये भी आपको ध्यान दे लेना चाहिए। तो अध्याय कुल आपके हैं इसमें 29 और धाराएं कुल कितनी है? धाराएं या अनुच्छेद कितने हैं? 111 हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो सॉरी, एक चीज गलत हो गया, 29 नहीं बल्कि 19 है। चैप्टर्स कितने हैं? कुल 19 है, 19 है। धाराएं कितनी है? 111 है। लेकिन वहीं एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? बताइए भाई,
कितने अनुच्छेद हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में कुल अनुच्छेद, कुल आर्टिकल कितने हैं? 70, 80, 90 या 100? 70, 80, 90 या 100 बताइए। और ये क्वेश्चन पूछा गया, इसे मैं रिपीट कर दिया आपको। 70, 80, 90 या 100? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा? 70। तो लगे हाथ, ये याद आ गया, इसलिए आप इसको भी याद कर लीजिएगा। बहरहाल क्वेश्चन का पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में धाराएं हैं आपकी 111, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अध्याय यानी चैप्टर कितने हैं? 19। वहीं पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यहां पर कितना है भाई? 70 है, यानी 70 है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहां पर संयुक्त राष्ट्र से ही संबंधित यह क्वेश्चन भी है। ठीक है, आज हमने अधिकतम क्वेश्चन को संयुक्त राष्ट्र से संबंधित क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन हमने संयुक्त राष्ट्र संघ से लिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन आपका है संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1945 में, 1946 में, 1950 में, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन बिहार पीसीएस का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, इस संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी कब? 1945 में, 1946 में, 1950 में। ठीक है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? दरअसल क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बढ़िया इसलिए है क्योंकि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना तो हुई थी, लेकिन इसे बाद में समाप्त भी कर दिया गया था। ठीक है, आंसर होगा इसमें बी, स्थापना इसकी हुई थी 1946 में। ठीक है, इसकी संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी, लेकिन 1952 में ही इसको क्या किया गया था? समाप्त भी कर दिया गया था। 1952 में ही इसको समाप्त भी कर दिया गया था, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई थी वो परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, या कह सकते हैं कि आप भी कह सकते हैं कि परमाणु शक्ति संपन्न देशों के द्वारा जो परमाणु कार्यक्रम चलाए जा रहे थे और जो अन्य देश जो कि इस परमाणु कार्यक्रम में लगे थे, उनका उद्देश्य कहने के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करना था। लेकिन आप जानते हैं प्रत्येक देश ने लगभग अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही परमाणु विकास कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा विकास कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन अल्टीमेटली सभी देशों ने लगभग खत्म किस पर किया? परमाणु बम बनाने पर खत्म किया। तो उससे उत्पन्न चुनौतियों के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन चूंकि बाद में और बहुत सारी संधियां और अन्य चीजें आ गई, इसलिए क्या किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको समाप्त कर दिया। कब समाप्त कर दिया? 1952 में इसको समाप्त भी कर दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉर्टन कापलान, मॉर्टन कापलान है, कापलान नहीं पढ़ाता है, मॉर्टन कापलान। ठीक है, कापलान के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान होते हैं? मॉर्टन कापलान के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान होते हैं? ये नाम है, याद रखिएगा, अलग अलग ना पढ़िएगा मॉर्टन कापलान, ऐसा नहीं है, ये कापलान नाम है। तो मॉर्टन कापलान के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान होते हैं? 4, 6, 8, 10। कितने प्रतिमान होते हैं भाई? प्रतिमान यानी नॉर्म्स होते हैं क्या? 4, 6, 8 या फिर 10। मॉर्टन कापलान के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रतिमान होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 6। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ये 6 प्रतिमान मॉर्टन कापलान ने क्या बताया है? मॉर्टन कापलान ने ये 6 प्रतिमान कौन कौन से बताए हैं, इसका आप लोग, इसको मैंने नोट किया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, समझ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अलग अलग शब्द बना करके क्वेश्चन पूछा गया है। मॉर्टन कापलान ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत का व्यवस्थित
विश्लेषण प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी पुस्तक, ये बुक पूछी गई है इसलिए आप याद कर लीजिएगा, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में व्यवस्था सिद्धांत को 6 प्रतिमानों में, किसको, व्यवस्था सिद्धांत यानी सिस्टम थ्योरी को 6 प्रतिमानों में विभाजित किया। वो 6 प्रतिमान कौन कौन से थे देखिए आप लोग। पहला बताया था इन्होंने शक्ति संतुलन प्रतिमान या शक्ति संतुलन व्यवस्था या शक्ति संतुलन निकाय। दूसरा बताया था शिथिल द्विध्रुवीय निकाय। तीसरा बताया था दृढ़ द्विध्रुवीय निकाय। चौथा बताया था सार्वत्रिक कार्यकर्ता निकाय। और पांचवा बताया था सोपानीय अंतरराष्ट्रीय निकाय। और छठा बताया था इकाई वीटो निकाय। ठीक है, ये कुल 6 प्रतिमानों में इसका विभाजन इन्होंने किया था, किसका, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत का। और वो 6 सिद्धांत आपके ये कुल हैं, 6 निकाय कुल आपके ये हैं। निकाय भी कह सकते हैं आप इसको, व्यवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा जब तक मॉर्गेंथो या मॉर्गेंथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है। इसने कहा कि जब तक मॉर्गेंथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, यानी साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक स्टडी में कोई प्रगति संभव नहीं है। हॉफमैन, वेनो वासरमैन, हेंस कार्लसन या क्विंसी राइट किसने कहा था? बताइए भाई, हॉफमैन, वेनो वासरमैन, हेंस कार्लसन या क्विंसी राइट किसने कहा था? बताओ भाई। वेनो वासरमैन इसमें सही होगा, आंसर होगा इसका बी, वेनो वासरमैन। वेनो वासरमैन का मानना यह था, दरअसल इसकी एक बुक थी द साइंटिफिक पिटिशियंस ऑफ प्रोफेसर मॉर्गेंथाउ थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें यह लिखता है कि जो मॉर्गेंथाउ का सिद्धांत है दरअसल वह कुछ निरपेक्ष कारकों और विभिन्न अप्रामाणिक जानकारियों, ठीक है, अप्रामाणिक जानकारियों या अप्रामाणिक आवश्यकताओं पर आधारित है। और इनका यह मानना था कि दरअसल मानव प्रकृति संबंधी अवधारणाएं जब अनुमानों पर आधारित होती हैं तो ऐसी अवधारणाओं को जो है, ऐसी अवधारणाओं के आधार पर अध्ययन जो होता है वह अवैज्ञानिक हो जाता है, यानी वैज्ञानिक अध्ययन नहीं रह जाता है। और यह मानता था कि जब तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इनके सिद्धांत का प्रभाव रहेगा तब तक वैज्ञानिक अध्ययन को, तब तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन की कल्पना नहीं की जा सकती है, या जो अध्ययन वैज्ञानिकता के नाम पर रहे होगा वह भी अवैज्ञानिक ही होगा। क्योंकि इनमें वासरमैन का यह मानना था कि दरअसल इनके जो तर्क हैं वह काफी निरपेक्ष कारकों और कह सकते हैं आपकी अनुमानों पर आधारित है, ठीक है ना, और अनुमान के आधार पर वैज्ञानिकता निर्धारित नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है? क्या कहा? क्वेश्चन समझिएगा कि किसने कहा शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। मॉर्गेंथाउ, कैटलिन आर एस्टोनी, लॉसबेल। आंसर तो सीधे आप जान लीजिए। देखिए, जहां शक्ति की बात आए वहां पर या तो मॉर्गेंथाउ होंगे या साथ में केनेथ वाल्ज होंगे। यानी शक्ति, राजनीतिक शक्ति की बात आई तो आप समझ लीजिए कि केनेथ वाल्ज और मॉर्गेंथाउ में से या तो दोनों होंगे या कोई एक होगा। ठीक है, यहां ऑप्शन 1 है तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, मॉर्गेंथाउ। क्या कहते हैं मॉर्गेंथाउ? दरअसल
मॉर्गनथाउ ये कहते हैं कि हमेशा जो पॉलिटिकल पावर की बात होती है उसमें एक ध्रुव होता है और दूसरा ध्रुव भी होता है। इन दोनों ध्रुवों के बीच में, इन दोनों ध्रुवों के बीच में, अब चाहे ये दोनों राष्ट्र हैं या कुछ और है, ये मानते हैं कि अगर ए शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है भाई? बी के लिए कर रहा है। और अगर बी शक्ति का प्रयोग कर रहा है या बी उस शक्ति से प्रतिरक्षण स्थापित कर रहा है तो किसके अगेंस्ट में कर रहा है? ए के अगेंस्ट में कर रहा है। अब ए चाहे बी के अगेंस्ट में करे या बी चाहे ए के अगेंस्ट में करे, या अगर ए कर रहा है तो बी उससे प्रतिरक्षा स्थापित कर रहा है, या बी कर रहा है तो ए प्रतिरक्षा स्थापित कर रहा है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगी? इनके बीच में एक पॉलिटिकल पावर लगेगी। क्या लगेगी भाई? पावर लगेगी। और ये पावर कई तरह की हो सकती है, ठीक है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तो नहीं हो रहा है, इसी तरह से यूएसए और उस समय सोवियत यूनियन के बीच में युद्ध तो नहीं चल रहा था, लेकिन शीत युद्ध तो था। अब शीत युद्ध क्या था? एक तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध था जो लड़ा जा रहा था। तो यह मनोवैज्ञानिक विचार ही क्या कहलाता है? राजनीतिक शक्ति कहलाता है, ऐसा मॉर्गनथाउ ने कहा था। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया? पिछले यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया था, 2 अलग अलग बोर्डों ने क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान भी दे लीजिएगा। जो किसी और के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं वह भी इसको याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जीएस से संबंधित भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया? आंसर होगा इसका, बताइए। 1976 से 1985, 1986 से 1995, 1966 से 1975, 1971 से 1980। क्या होगा इसमें आंसर? इसमें आंसर होगा 1976 से 1985। क्या होगा आंसर? 1976 से 1985, यानी आंसर होगा इसका ए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया किसको? 1976 से 1985 के बीच का जो दशक था उसे क्या किया गया? महिला दशक के रूप में घोषित किया। अब इससे संबंधित कुछ बातों को हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। नोट किया है हमने अलग से कुछ बातें, इनको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या है? संयुक्त राष्ट्र ने 1976 से 1985 को महिलाओं के लिए दशक, ठीक है, डिकेड फॉर वुमेन के रूप में घोषित किया था। 1975 में मैक्सिको सिटी, कहां पर? मैक्सिको सिटी, अभी पूछा गया है, मैक्सिको सिटी में आयोजित, ठीक है, पहले संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन। अब यहां क्वेश्चन बनता है कि पहला संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। कहां हुआ था? मैक्सिको सिटी में हुआ था। मैक्सिको सिटी कहां है? अमेरिका में है। ठीक है, सम्मेलन में इसका निर्णय किया गया। इस सम्मेलन में महिलाओं की समानता पर मैक्सिको की घोषणा और विकास एवं शांति में उनका योगदान तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए विश्व कार्य योजना, ठीक है, ये इतना बड़ा क्या था, इसका टाइटल था, ठीक है, नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दूसरा संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन 1980 ईस्वी में कहां पर हुआ? याद रखिएगा, दूसरा जो संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन था वो कब हुआ? 1980 में हुआ। कहां पर हुआ? कोपेनहेगन में हुआ। और तीसरा कब हुआ? फिर 10 साल बाद हो रहा है, 5 साल बाद हो रहा है, 1985 में। कहां पर हुआ? नैरोबी में हुआ। ठीक है, नैरोबी में आयोजित किया गया। ठीक है, तो बाकी समझ गए। पहला कहां पर हुआ? मैक्सिको में हुआ, दूसरा कोपेनहेगन में हुआ, और तीसरा नैरोबी में हो रहा है। पहला 1975 में हो रहा है, दूसरा 1980 में हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट 1975, सेकेंड 1980 और थर्ड हो रहा है 1985 में हो रहा है। ठीक है, आप क्रम से याद कर सकते हैं। पहला कहां पर हुआ? मैक्सिको, दूसरा कोपेनहेगन और तीसरा
नैरोबी में हो रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? यह क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, अगर पहले के सेट्स को आप लोग पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैंने इसीलिए आपसे कहा है कि जैसे मान लीजिए आज 63 ले रहे हैं तो फ्रॉम 1 to 62, 1 to 62, इसमें किसी तरह की कोई कंजूसी मत करिए, आपको बहुत लाभ देगा। 1 to 62 तक के सारे सेट्स को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, और ईमानदारी से अगर सॉल्व करेंगे और सही से पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम रुकने वाला भी नहीं है। समझ में आती है बात तो ठीक है, नहीं समझ में आती है तो और भी ठीक है। ठीक है, देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी से, स्पेनिश से, फ्रेंच से, ग्रीक से। अब जो पहले के सेट को सॉल्व किए होंगे तुरंत बता देंगे इसका आंसर, अंग्रेजी से, स्पेनिश से, फ्रेंच से या फिर ग्रीक से। ये शब्द है फ्रेंच भाषा का, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मैंने बताया था कि देतांत शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। देतांत शब्द का मतलब होता है तनाव या तनाव में शिथिलन। ठीक है, तनाव में शिथिलन, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जब कोई ऐसी कोई व्यवस्था चल रही होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य या संस्थाओं के मध्य तनाव की स्थिति रहती है, तो वहां पर देतांत शब्द की बात आती है। देतांत शब्द यहाँ यह बताता है कि तनाव में कमी आ रही है, तनाव में शिथिलता आ रही है, न्यूट्रलिटी आ रही है। ठीक है, अब लेकिन अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखें तो इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 2 तरीके से परिभाषित करता है। ठीक है, पहला तो यह कहता है कि इसके अनुसार राज्यों के बीच तनाव का अंत होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि एक पहली मीनिंग इसकी यह है कि राज्यों के बीच तनाव का अंत होता है, लेकिन दूसरी मीनिंग यह कहता है कि राज्यों के बीच समझपूर्ण संबंधों का, शांतिपूर्ण संबंधों का विकास होता है, या आप कह सकते हैं कि राज्यों के बीच मित्रतापूर्ण समझ, राज्यों के बीच मित्रतापूर्ण समझ भी क्या है? देतांत है। चाहे मित्रतापूर्ण समझ की बात करें तो शिथिलता, या आप कह सकते हैं कि राष्ट्रों के मध्य, राज्यों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों में कमी तो शिथिलता। ठीक है, यानी न्यूट्रलिटी। तो सिंपल शब्द आप निकाल सकते हैं कि देतांत का मतलब क्या होता है? तनाव में कमी, तनाव में शिथिलता। ठीक है, और किसका शब्द है ये? फ्रेंच भाषा से ये शब्द लिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नेता प्रमुखतः उत्तरदायी है? सोवियत संघ के विघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नेता प्रमुखतः उत्तरदायी है? व्लादिमीर पुतिन, ब्रेजनेव, खुश्चेव, गोरबाचेव। बताइए, सोवियत संघ के विघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नेता प्रमुखतः उत्तरदायी है? व्लादिमीर पुतिन, ब्रेजनेव, खुश्चेव या गोरबाचेव। कौन होगा भाई? आंसर क्या होगा? गोरबाचेव, यानी आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। सोवियत संघ के विघटन के लिए गोरबाचेव को उत्तरदायी माना जाता है। दरअसल गोरबाचेव सोवियत संघ की राजनीतिक अस्थिरता, तनावपूर्ण स्थिति और उसकी जो आर्थिक समस्याएं थी उससे काफी चिंतित था। इसलिए वो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक सुधारों और आर्थिक सुधारों को लागू कर रहा था। उसका मतलब यह था कि शांति से, सद्भाव से ही राष्ट्र का विकास हो सकता है। तनावपूर्ण संबंधों के बने रहने से आर्थिक व्यवस्था में समस्या ही आएगी, हमारी आर्थिक स्थिति और जर्जर हो जाएगी। लेकिन सोवियत संघ में शामिल अन्य राष्ट्रों को यह बात उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, अन्य राज्यों को उतनी अच्छी बात नहीं लग रही थी, और उन्होंने आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार की इसकी नीतियों का विरोध किया, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसकी यह सुधारवादी नीतियां ही सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी, और स्वयं मिखाइल गोरबाचेव यह घोषणा करता है कि अब समाजवादी या साम्यवादी किला जो है वो भरभरा कर गिर पड़ा है, ढह गया है। ठीक है, तो आंसर होगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन, विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता, अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता, मैक्सिमम
नेशनल ऑटोनॉमिटी के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, ऐसा कथन कह रहा है। कारण कह रहा है बगैर अपनी पहचान को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतर क्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना ने की थी। यानी यह बात किसकी कर रहा है? नेम की बात कर रहा है, नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात कर रहा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात कर रहा है। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यह कह रहा है कि विदेश नीति में जो मैक्सिमम फ्रीडम होती है, ठीक है, यानी विदेश नीति के निर्धारण में अधिकतम स्वायत्तता देना ही क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। और कारण यह कह रहा है कि बिना अपनी आइडेंटिटी को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य में जो अंतर क्रिया होती है, आपकी अपनी आइडेंटिटी बनी रहती है, अपनी पहचान बनी रहती है, लेकिन विश्व के अन्य देशों से आप जुड़े हुए हैं, यही गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, ऐसा कारण कह रहा है। बताइए क्या सही होगा? बताइए क्या ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है या नहीं है, या कोई और? देर मत कीजिए, आंसर होगा सीधे इसका ए, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्यों ऐसा? दरअसल नेम कैसे बना था हम आप जानते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नॉन अलाइंड मूवमेंट गठित ही इस आधार पर हुआ था और उसके घटक देशों के मध्य में यह अवधारणा ही थी कि कोई भी संगठक राष्ट्र जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संगठक यानी पार्टिसिपेंट्स है, उसकी पहली शर्त ही थी कि उसकी स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए। यानी किसी प्रकार से वह जो है अपनी राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता है। दूसरी बात उसमें यह बनाई गई थी कि दरअसल जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश हैं, जरूरी नहीं कि किसी का पिछलग्गू बने, जरूरी नहीं किसी के फॉलोअर बने, अपनी एक व्यक्तिगत पहचान भी बना सकते हैं कि भाई हम ना ए ग्रुप में हैं ना हम बी ग्रुप में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम सी ग्रुप बना रहे हैं, बल्कि हम एक स्वतंत्र तौर पर रह रहे हैं। हमारा संबंध ए से भी है, हमारा संबंध बी से भी है, ठीक है। और हमारी अपनी विदेश नीति का निर्धारण ना तो हम ए से मिलकर करेंगे और ना ही हम बी से मिलकर करेंगे। यानी हम इसको अगर और इलेबोरेट करें तो इसको ऐसे कर लीजिए कि ऐसे देश यानी जिन्होंने नेम बनाया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया था, वे ना तो सोवियत संघ, ठीक है, के प्रभाव वाले यूएसएसआर में शामिल थे और ना ही अमेरिकी प्रभाव वाले नेटो में शामिल थे, बल्कि इनसे अलग उन्होंने एक नेम बनाया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। और नॉन अलाइंड मूवमेंट का उद्देश्य यह था कि हमारी स्वतंत्र विदेश नीति होगी, ना तो हम यूएसएसआर से प्रभावित होंगे और ना ही हम अमेरिका से प्रभावित होंगे, नेटो से प्रभावित होंगे। संबंध दोनों से रहेंगे, लेकिन हम किसी का पिछलग्गू राष्ट्र नहीं बनेंगे, ठीक है। यही नेम का बेसिक कॉन्सेप्ट भी था। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का विघटन होता है, क्योंकि विश्व के दो ध्रुव ही समाप्त हो जाते हैं, तो इसलिए नेम का अस्तित्व भी उसी के साथ ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना इस वर्ष हुई। राष्ट्रीय मानव अधिकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना इस वर्ष हुई। 1948, 1950, 1945, 1993। 1993 बताइए भाई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई? आंसर होगा 1993। 1993 में विश्व मानवाधिकार सम्मेलन हुआ था। इसमें विश्व के लगभग 196 देशों ने भाग लिया था और इन्हीं देशों में एक भारत भी शामिल था। उस सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया था कि जितने भी संघटक राष्ट्र हैं, यानी जितने राष्ट्र इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना के पक्ष में हैं, वे सभी सदस्य राष्ट्र अपने देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना करेंगे। यद्यपि वहां राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं,
इसके बावजूद भी संघटक राष्ट्र अपने यहाँ क्या करेंगे, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपने राज्यों में राज्य मानवाधिकार बनाएंगे। भारत भी उसका संघटक देश था। भारत ने उसी साल 1993 में ही क्या किया, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया और साथ ही राज्यों में भी, अलग अलग राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की गई। लेकिन इस पर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा अलग से नोट किया है। इसको आप, इसका डिटेल आप नोट कर लीजिए या इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अलग अलग चीजें इसमें हैं। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सरकार द्वारा कब हुई भाई, मैंने बताया भी 12 अक्टूबर 1993 को हुई है। कब हुई है, 12 अक्टूबर 1993 को। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई। ठीक है। इस आयोग का गठन एक अध्यक्ष एवं 5 पूर्णकालिक सदस्यों, जिसमें कम से कम एक महिला होती है, तथा 7 पदेन सदस्यों, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय महिला वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त शामिल होते हैं, से मिलकर क्या होता है, बना होता है या गठन होता है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष। यह अलग से क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, कितना होता है, अधिकतम 3 वर्ष होता है, या जो इसमें शामिल सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम आयु कितनी हो, 70 हो, यानी 70 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए और 3 साल तक हो, 3 साल, यानी इनमें जो भी पहले हो जाए। ठीक है, ये इनका कार्यकाल होता है। समझ गए आप लोग। और यह एक परंपरा बन गई है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही सामान्य तौर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद, नियोरियलिज्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी पहले मैं करा चुका हूं। केनेथ वाल्ज, हैंस मॉर्गनथाउ, रेनहोल्ड नेबुर, जॉन रगी। अब जो पिछला सेट सॉल्व कर चुके होंगे वे तुरंत इसको बता देंगे। बताइए भाई, नव यथार्थवादियों में नव यथार्थवादी क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद से संबंधित है। इसमें से नव यथार्थवादी कौन है, यथार्थवादी और नव यथार्थवादी दोनों में अंतर बताया था मैंने आपको। ठीक है, उसी से लगा हुआ क्वेश्चन है। बताइए नव यथार्थवादी इनमें से कौन है, केनेथ वाल्ज, हैंस मॉर्गनथाउ, रेनहोल्ड नेबुर या जॉन रगी। क्या होगा भाई, आंसर होगा ए, केनेथ वाल्ज। ठीक है, केनेथ वाल्ज का नाम किसमें आता है, नव यथार्थवादियों में आता है। ठीक है, केनेथ वाल्ज साहब की इंपॉर्टेंट रचना थी, आप जानते हैं, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब ये इस किताब का नाम ही कई बार पूछा गया है। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसकी लिखी हुई है, ये बुक लिखी हुई है केनेथ वाल्ज साहब की। इसमें इन्होंने यथार्थवाद के जो है, इन्होंने यथार्थवाद का विश्लेषण व्यवस्था सिद्धांत के साथ मिला करके किया है। इसमें इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि अंतरराष्ट्रीय संरचना का विश्लेषण, ठीक है, जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि यह अराजकतापूर्ण है। क्या है, यहां पर एनार्की है। इनका यह मानना था कि प्रायः राष्ट्र राज्यों को नियंत्रित करने के लिए, प्रायः राष्ट्र जो होता है वह राज्यों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, लेकिन इनका यह मानना है कि राष्ट्र राज्यों को नियंत्रित करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वे ऐसा करने वाले एकमात्र संस्था नहीं है। ठीक है, इसलिए क्योंकि इनका यह मानना था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, यहां याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो विदेश नीति होती है, जो विदेश नीति होती है
वह विभिन्न राष्ट्रों के दबाव से ना संचालित होकर राष्ट्रीय हित पर आधारित होती है, नेशनल इंटरेस्ट पर आधारित होती है। यानी इनका मानना था किसी भी देश की विदेश नीति जो होती है उसका प्रमुख आधार क्या होता है, मॉर्गनथाउ की तरह भी मानते हैं कि वह राष्ट्रीय हित होता है और राष्ट्रीय हित जो है किसी भी राष्ट्र के लिए सर्वोपरि होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हेंस जे मॉर्गनथाउ ने के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय अवधारणा है। अभी करा चुके हैं इससे पहले क्वेश्चन। हेंस जे मॉर्गनथाउ के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की केंद्रीय अवधारणा है अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, शक्ति, अंतरराष्ट्रीय समझ, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से क्या हो जाएगा भाई, कम। ठीक है, मॉर्गनथाउ मैंने पहले बताया था आपको, मॉर्गनथाउ साहब आए तो फिर कुछ और सोचने नहीं है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय अवधारणा क्या है, शक्ति है। मॉर्गनथाउ साहब मानते हैं कि शक्ति ही क्या करती है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को निर्धारित करती है। यानी इनका मानना था कि राष्ट्रीय हितों का जो निर्धारण है वह शक्ति से होता है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति ही विभिन्न प्रकार के संबंधों का निर्धारक होती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी सिद्धांत का अंग नहीं है, यथार्थवादी सिद्धांत का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी सिद्धांत का अंग नहीं है, राज्यवाद, सामूहिक हित, सुरक्षा या फिर अस्तित्व। बताइए भाई, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी सिद्धांत का अंग क्या नहीं है, राज्यवाद, सामूहिक हित, सुरक्षा या फिर अस्तित्व, क्या नहीं है बताइए, सामूहिक हित। ठीक है, क्या होगा भाई, यथार्थवादी सिद्धांत जो है आप जानते हैं, यथार्थवादी सिद्धांत सामूहिक हित को स्वीकार नहीं करता है। यानी सामूहिक हित अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आदर्शवादी सिद्धांत का अंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह अवधारणा यह मानती है कि राष्ट्रीय हित की अपेक्षा सामूहिक हित को प्रधानता प्राप्त होती है, राष्ट्रीय हित की अपेक्षा सामूहिक हित को प्रधानता प्राप्त होती है। ठीक है, आई बात समझ में, जबकि ये बात किसी करता है, राष्ट्रीय हित की करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, आइए, तो ये थे कुल 15 क्वेश्चंस। मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक पुराने वीडियोस को मैंने फिर से रिपीट किया, जरूर देखिए, बहुत फायदा देगा आपको। ठीक है, जब एक आध दिन वीडियो पोस्ट नहीं हो तो कम से कम पुराने वीडियो को आप रिपीट कर डालिए। स्पेशली अगर मंडे टू सैटरडे में आपके पास टाइम नहीं है तो आप संडे को क्या कीजिए, पुराने सेट्स को जो नहीं देखे हुए हों उन्हें जरूर देख डालिए, जो देख भी लिए हैं उन्हें फिर से रिवाइज कर डालिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। थैंक यू।